ठीक है, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जब कोई पेपर आता है तो पेपर के ऊपर कुछ निर्देश लिखे रहते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि सबसे पहले आप निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लें। निर्देश पढ़ने के बाद ही आप आगे जाएं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखें। नामांक का मतलब होता है रोल नंबर। आपका जो पेपर है उस पर भी आपको रोल नंबर लिखना है। पेपर पर ऐसे कॉलम बने होंगे इस तरह से, आपको उसमें एक एक अंक उसमें आपको भरना है और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। एक बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको उत्तर पुस्तिका देंगे जिसमें उनके उत्तर लिखने हैं। बहुत उसकी सिलाई वगैरह बहुत अच्छी तरह से आती है। आपने ऐसी कॉपी नहीं देखी होगी। जो हम सामान्य जो अपने विद्यालयों में जो कॉपियाँ देते हैं वो तो सामान्य क्वालिटी की होती है, लेकिन बोर्ड की जो कॉपियाँ होती है अच्छी क्वालिटी की होती है। बोर्ड की कॉपियाँ जैसे आपके हाथ में आती है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट से लगाकर एंड तक। अगर उसमें प्रश्न संख्या लिखी रहती है, अगर उसमें कोई पेज कटा हुआ है, कोई पेज इसमें से गायब है, तो रोल नंबर लिखने से पहले ही आप जो आपके कमरे में जो शिक्षक होंगे उनको बोलिएगा, सर मेरी जो कॉपी है ये सही नहीं है, इसमें डिफ़ॉल्ट है, तो आपकी वो कॉपी तुरंत बदल देते हैं। ठीक है, ये काम कब करना है? पहले ही काम करना है, रोल नंबर लिखने से पहले। आपकी कॉपी तो सही है, कोई पेज उसमें से गायब तो नहीं है, इस बात को चेक करना है। उसके बाद आपको नामांक लिखना है। नामांक का मतलब होता है आपके रोल नंबर। और जो प्रश्न है उसके आंतरिक खंड हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, ऐसे इसके होंगे, खंड होंगे। और सभी एक खंड के प्रश्न पहले करने हैं। पहले जैसे हम प्रश्न कर रहे थे अखंड के करेंगे या भले द खंड के कर दो, लेकिन ऐसे मिक्स नहीं करना है कि एक बार तो प्रश्न हमने अखंड का लिख दिया और दूसरा प्रश्न हमने सखंड का कर दिया। ऐसा मिक्स नहीं करना है। प्रश्न का जब उत्तर लिखोगे तो प्रश्न का क्रमांक लिखना है। आप जैसे लिखोगे प्रश्न नंबर 2, ठीक है, खाली जगह छोड़ देना, फिर उत्तर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप उत्तर लिख रहे हैं वो कौन से प्रश्न का लिख रहे हैं? दूसरे का। प्रश्न की संख्या जरूर लिखनी है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ऐसा उसमें नियम रहता है बोर्ड का। प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20, 22, 23 आंतरिक विकल्प हैं। और ये जो पूरा प्रश्न है, टोटल अंक आपका पेपर के 80 अंक है। 20 अंक के नंबर तो विद्यालय स्तर से जाते हैं, आपके जाते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट के जाते हैं, कोई उपस्थिति के जाते हैं, आपके व्यवहार के जाते हैं, और ये 80 नंबर के हैं। और जो समय है 3 घंटे और 15 मिनट। एक बार बोर्ड की साइट पर जो पेपर दिया है उसका आप अभ्यास कर लें कि क्या 3 घंटे और 15 मिनट में ये प्रश्न पत्र मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे प्रश्न चूक जाते हैं। ठीक है, ये बात तो हुई निर्देशों की। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आपका जो पेपर है बहुत बड़ा है, मॉडल पेपर भी बहुत बड़ा है, उसमें 50 एक प्रश्न है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। आपके पहला प्रश्न ही अपठित गद्यांश का आता है और दूसरा प्रश्न आता है अपठित पद्यांश का आता है। तो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश कैसे हल करें? बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे कि आपको घर से याद करके जाने की जरूरत है। ठीक है ना, वो तो परीक्षा में ऐसा गद्यांश आएगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए तो उसका नाम रखा है अपठित, पढ़ा हुआ नहीं है। और उससे आपकी समझ कितनी है उसका पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हैं उसको। फिर कुछ प्रश्न होंगे, ठीक है ना, प्रश्न वो है, वो शीर्षक, एक प्रश्न ऐसा होगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, एक प्रश्न ये होगा। ठीक है, इसके अलावा 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी समझ को देखेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो गद्यांश में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको काम करना है, जो गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेना चाहिए। जो प्रश्न है उनको सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। प्रसाद जी संबंधित थे, किससे संबंधित थे, ये प्रश्न है।
तीसरा प्रश्न है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? और पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? ये तो हमने सामान्य प्रश्न पढ़ लिए। ये पढ़ने से क्या होता है कि अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे, बड़े गौर से पढ़ेंगे, ताकि हमको पता चलेगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर हमको गद्यांश से ढूंढना है। ये हमारा गद्यांश है, ठीक है। तो हर गद्यांश में से, गद्यांश में 5 प्रश्न आएंगे और पद्यांश में भी 5 आएंगे। ये 10 नंबर का आपको फ्री में मिल रहा है। इसको हम पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। यह घराना दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था, पर घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। इनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विधायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन से सांकेतिक रूप से मिला है। जहाँ तक कि छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया था। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। ये गद्यांश हमने पढ़ा। अब देखिए, इसमें प्रश्न आया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शीर्षक का मतलब होता है, इसका अगर हम कोई नाम देना चाहे, इस पाठ का, ये जो गद्यांश था, इसका कोई पाठ का नाम देना चाहे तो क्या नाम होना चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए जिसकी चर्चा गद्यांश में हुई है। गद्यांश का जो मुख्य बात है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो इसका नाम होना चाहिए। यहां पर दिए हुए एक नाम तो दिया है छायावाद, दूसरा नाम दिया इन्होंने छायावाद, दूसरा नाम दिया है सरस गीत, तीसरा नाम दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा नाम दिया है इन्होंने झरना। अब इसमें से सही नाम कौन सा है? तो आप देखो, छायावाद का नाम एक बार आया है। सरस गीत के बारे में कोई जिक्र मुझे नहीं लगता इसमें हुआ है। झरना है, वो भी नाम एक बार आया है। लेकिन जो बात हो रही है वो किस पे हो रही है? जयशंकर प्रसाद। उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसका रचना संसार कैसा था, कुल मिला के जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा हुई है। इसलिए शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पूरे पाठ का सार है। तो हमको लगता है इसका शीर्षक क्या होना चाहिए वसंती? जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही उत्तर क्या है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, प्रसाद जी संबंधित थे, किससे संबंधित थे? सुंगनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने में, हालदार घराने में। अब आप बताइए, आपने जब इसको पढ़ा, इसने अपने पहले लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंगनी साहू, तो इसका उत्तर क्या होगा? सुंगनी साहू। ओके, तो इसका उत्तर ये रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखिए, आप इसमें देखिए कौन सी भाषा में कविता लिखी। प्रसाद जी मूलतः कवि थी। उनकी रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। सर्वप्रथम मतलब वही प्रारंभ में, तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी कविता को लिखा है, तो इसका उत्तर होगा ब्रज। बात समझ में आ गई? चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आंसू, झरना संगीत, लहर गीत, विधायनी। आंसू, ठीक है। ये प्रश्न ब भी उत्तर सही होता अगर ये संगीत साथ में नहीं होता, क्योंकि झरना उनकी रचना का नाम है, लेकिन यहां पर दिया है झरना संगीत। इसका मतलब ये उत्तर क्या हो गया? गलत। सही उत्तर हो गया आंसू। इसका
आंसू का जिक्र इस गद्यांश में आया है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? यहां पर लिखा हुआ है, ये लाइन आई है, जहां तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने इसका बीजारोपण झरना में किया। बहुत सरल है। शर्त यह है कि गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है और उतावल इसमें नहीं करनी है। अभी कुछ चर्चा कर रहे थे बच्चे, इसमें लिखा है कि अगर मान लो ये प्रश्न आ जाता कि जयशंकर प्रसाद कितनी कक्षा तक क्वींस कॉलेज में पढ़े थे? 7वीं कक्षा तक पढ़े थे। अभी एक बच्चा अपने किताब में बता रहा है कि उन्होंने 8वीं तक अध्ययन किया था। लेकिन जब हम इस गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको इस गद्यांश को सही मानते हुए उत्तर देने। बात समझ रहे आप? हाँ। तो ये तो होगी बात गद्यांश की। अब इसी तरह पद्यांश है। हमारा तरीका वही रहेगा, पहले प्रश्न देख लो, पहले प्रश्न, और प्रश्न देखने के बाद पद्यांश को पढ़ लो, ठीक है ना? और फिर उस पद्यांश में से उसके उत्तर लिखना है। प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बटोही शब्द का अर्थ है। बटोही शब्द का अर्थ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको संदर्भ से जानना है कि बटोही का अर्थ क्या हो सकता है। सुमन का पर्यायवाची शब्द है, वो भी इस पद्यांश में नहीं है, लेकिन ये शब्द वहां पर प्रयोग में आया है, तो अपने विवेक से उसका उत्तर देना है। और उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का क्या अर्थ है? ये प्रश्न है। अब हम इसको देखते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कवि कह रहा है कि हे पूर्व चलने के बटोही, किसी रास्ते पर चलने वाले हे बटोही, बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले उस रास्ते की पहचान कर ले। क्यों? क्योंकि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तो सरिता नदी मिलेगी, किस जगह पर पहाड़ मिलेगा और किस जगह पर गुफाएं मिलेगी, अंधेरा घना अंधेरा मिलेगा, ये अनिश्चित है। और किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, मतलब कहां पर बाग मिलेंगे, कहां पर वन मिलेंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। आप समझ सकते हैं यहां पर जो भी बातें आई है ये सब प्रतीकों में है। बाग वन सुंदर मिलेंगे इसका मतलब खुशियां मिलेगी, ठीक है, और गहवर मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, इसका मतलब कठिनाइयां मिलेगी। है अनिश्चित कब तक कंटकों के शर मिलेंगे, कुछ भी निश्चित नहीं है कहां पर यात्रा खत्म हो जाएगी, और यह भी निश्चित नहीं है कहां पर कांटे मिलेंगे, कांटों की नोक मिलेगी, कांटों के तीर मिलेंगे। ये तो कविता का सामान्य अर्थ है। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शीर्षक क्या है? जगह की अनिश्चितता, पथ की पहचान, यात्रा, फूल और कांटे। तो इसमें यह बताया कि भी रास्ते की पहचान कर लो, रास्ते की, ये मुख्य इस कविता का क्या है, बिंदु है कि चलने से पहले अपने पथ की क्या कर दो, पहचान कर दो। इसीलिए जो इसका सही उत्तर है वो होगा पथ की पहचान, यानी बाट की पहचान। और नेक्स्ट प्रश्न है, बटोही शब्द का अर्थ क्या है? पथ पर कौन चलता है? पथिक, राहगीर, मुसाफिर। तो बटोही का अर्थ क्या है? राहगीर भी होता है, मुसाफिर भी होता है, यात्रालु भी होता है। यहां पर देखो पथिक, पथ पर चलने वाला, तो सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा इसका? पथिक। ये उत्तर सही है। नाविक वगैरह सब क्या है? गलत है। अब प्रश्न है, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सुमन होता क्या है। क्या होता है सुमन? फूल। सुमन होता है फूल। तो सुमन के पर्यायवाची शब्द क्या है? एक तो ये फूल है, पुष्प भी कहते हैं और प्रसून भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब इसको आप देखिए अपने
नॉलेज के लिए। कुसुम, कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल होता है, ये तो सही है। अनल, अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है, ठीक है, तो ये बात बिगड़ गई। और नभ, नभ का मतलब आकाश, अनल का मतलब आग, और अनिल का मतलब क्या होता है? अगर ये शब्द यहां पर ऐसे होता अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा, बिल्कुल सही है। फिर है मंजरी, मंजरी का मतलब होता है बोर, कपोले, नए नए पत्ते आते हैं ना, कपोल होती है ना, कपोले, उसको कहते हैं मंजरी। और आम के बोर आते हैं, आम के बोर आते हैं, मतलब आप देसी भाषा में उसको मोर कहते हैं, उसको भी मंजरी कहते हैं, आम्र मंजरी, आम्र मंजरी। दृग का मतलब क्या होता है? दृग का मतलब होता है आंख होता है, क्या होता है? आंख। और निर्जन, जहां पर कोई जन नहीं है, मतलब सुनसान, एकांत, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से तो एक भी सुमन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्तर तो सही है। अब कृषाणु क्या होता है? कृषाणु किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का। किसका है? आग या जो ज्वाला होती है उसको कहते हैं कृषाणु। और कंटक, कांटा, और पुष्प यानी फूल, तो इसमें सिर्फ पुष्प है, ये दो नहीं। तो ये तीनों है ना, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? सुमन के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? शब्द शक्तियां कितनी है मतलब मालूम है आपको? 3 है। एक तो है अभिधा, अभिधा, एक है लक्षणा, और तीसरी है व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जहां बात है ना सीधी सीधी कही जाए। मैं आपको कहूँ आप घर जाओ, तो ये 100% है कि आप कहां जाओगे? घर जाओ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है? घर जाने का बोला है, इसका कोई दूसरा अर्थ निकलता नहीं। लेकिन मैं आपको कहूं राम तो गधा है, राम तो तो लेकिन राम कभी गधा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हम लक्षणा से अर्थ ग्रहण करेंगे, लक्षण से, कि गधे जैसे उसके लक्षण है, अर्थात राम है वो बड़ा मूर्ख है। बात समझ रहे? तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। और आपने ये पूरा कविता आपने पढ़ी, अभी मैंने आपको सुनाई, तब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि कहाँ पर तो नदियाँ मिलेगी, कहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, कहाँ पर गुफाएं मिलेगी। तो पहाड़, नदियाँ और गुफाएं कहने का मतलब है कठिनाइयाँ, तो लक्षण से हमने अर्थ ग्रहण किया है। और यहाँ पर हमने कहा था कि कंटकों के शर मिलेंगे, कांटों के शर मिलेंगे, ये बात हमने की थी, इसका मतलब है मुश्किलें मिलेगी। फिर यहाँ कहा था कि बाग वन सुंदर मिलेंगे, मतलब खुशियां मिलेगी। तो यहां पर जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं ना हम लोग, वो लक्षण के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो शब्द शक्ति है वो कौन सी होगी? लक्षणा होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका उत्तर सही क्या होगा? लक्षणा। ये फिर एक प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के शर का क्या अर्थ है? कंटकों के शर, कांटों के तीर, कांटों का नुकीलापन, मतलब किसको प्रकट कर रहा है? वो दुख को। उसकी जो लक्षण है वो क्या है? दुख की है, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? दुख होगा। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न आए हैं। 5 प्रश्न तो आए हैं गद्यांश से और 5 प्रश्न आए हैं पद्यांश से। बहुत सरल है, आपको केवल 1-2 मॉडल पेपरों का अभ्यास करना है। घर से आपको किसी पुस्तक या किसी पासबुक्स में रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कभी भी पासबुकों से प्रश्न बनाता नहीं है, ठीक है। वहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठते हैं और वो ऐसा अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश रखेंगे कि वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। बात समझ रहे? हाँ, इसमें अगर किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? ओके, तो बाद में हम दूसरा जो आगे का जो बिंदु है व्याकरण का वो पढ़ेंगे। आज हम इसी चीज को अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को यहीं पर खत्म करते हैं।